इससे पहले क्लास में मैंने आपको राजस्थान की जलवायु के संबंध में जानकारी दी कि क्या था, राजस्थान की जलवायु कैसी है और इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो इसमें कारकों के बारे में बताया था। सबसे पहले अक्षांशीय स्थिति, फिर है अरावली की स्थिति, मरुस्थल का प्रभाव, वनस्पति का प्रभाव, समुद्र से दूरी व ऊंचाई, तापमान व आदि। ये ऐसे कारक थे जो राजस्थान की जलवायु को साथ में धा रहे हैं, जो राजस्थान की जलवायु को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इसको प्रभावित करते थे। इसकी स्थिति के अनुसार राजस्थान की जलवायु में चेंजेज आते हैं और इसी के अनुसार यहाँ की जलवायु। अब बात आती है कि राजस्थान की जलवायु में जो सबसे महत्वपूर्ण गुण रहता है वो रहता है मानसून का। तो बात आती है कि मानसून है क्या, कि मानसून एक सामयिक पवनें है। सामयिक मतलब ऐसी पवनें जिनका समय के अनुसार अर्थात 6 माह की अवधि में अपनी दिशा में परिवर्तित करती है और उसी के अनुसार यह भारत में और राजस्थान में और मानसून एशिया कह सकते हैं वहां पर इसका प्रभाव पाया। इस मॉनसून को जैसे यह मौसम शब्द से बना है जो कि अभी भाषा का शब्द है और इस शब्द में इसका अर्थ होता है कि वर्षपर्यंत या वर्ष में अपनी दिशा में परिवर्तित करने वाली पवनें जो अपने वर्ष में एक बार दिशाओं में परिवर्तित करती है। बात आती है कि ये जो सामयिक पवनें हैं ये उत्पन्न कैसे होती है और इसके उत्पन्न के लिए क्या क्या कारक उत्तरदायी रहते हैं। तो कारक उत्तरदायी से पहले कि इसका उत्पत्ति के क्या कारण है या कारण से पहले ये उत्पन्न कैसे होती है, तो उत्पन्न होने के लिए मुख्यतः 3 सिद्धांत बताए हैं। पहला तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत दिया था महोदय। और ये जो सिद्धांत था वो तापमान अर्थात स्थल समीर या जल समीर कह सकते हैं कि परिवर्तन या तापमान या आप कह सकते हैं जलीय भाग और स्थल भाग में तापमान की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण हवाएं, ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं अपना स्थान परिवर्तित करती है। तो ये उससे संबंधित यह सिद्धांत था वो आपके दिया था। इसने यह बताया कि तापमान में परिवर्तन होने के कारण मानसून की उत्पत्ति होती है। दूसरा जो सिद्धांत बताया है वो है विस्तृत रेखीय पछुआ पवनों से के प्रभाव, जिसे दिया था फ्लॉन नामक विद्वान ने दिया था।
और तीसरा था जेट स्ट्रीम सिद्धांत, और इस सिद्धांत को दिया था, इस सिद्धांत को सबसे पहले यीस्ट ने दिया था, और यीस्ट के बाद इस पर अधिकतर कार्य किया था वो पोटेशियम महोदय भारतीय विद्वान थे, इन्होंने इस पर अधिकतर कार्य किया। ये तो है कि मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, जिसके कारण यहाँ पर मानसून की उत्पत्ति होती है। अब थोड़ा सा इसका पीछे इतिहास रह जाए तो ऐसा क्यों होता है कि ये अपनी दिशा में परिवर्तन होता है, तो इसका हम लोग वापिस देखें कि ये जो मानसूनी पवनें हैं ये डिपेंड करती है स्थल की कंडीशंस पर। जब इस गर्मी की ऋतु होती है तब भारत के ये पूरा मौसमी प्रदेश और आपके तिब्बत का पठारी क्षेत्र, ये दोनों ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि यहाँ पर अधिक तापमान के कारण कम दबाव के क्षेत्र विकसित होते हैं। कम दबाव के क्षेत्र क्यों विकसित होते हैं कि क्योंकि जब भारत में सूर्य मार्च के आसपास लगभग यहाँ अंडमान निकोबार में सीधा चमकता है, मार्च के बाद अप्रैल में आते आते यह केरला में, और अप्रैल के बाद मई में यह आपके महाराष्ट्र और इसके समीपवर्ती भागों में सीधा, और लगभग जून में आते आते यह राजस्थान और मध्य प्रदेश इन क्षेत्रों में सीधा चमकता है। और सीधा चमकने के कारण यहाँ पर इस एरिया ऐसा था, ये ऐसा है जहाँ पर वनस्पति का अभाव है, और वनस्पति के अभाव के साथ ही पूरा क्षेत्र अत्यधिक तप्त हो जाता है, और तप्त होने के कारण यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट। इसी समय ठीक आके यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, और शीत ऋतु होने के कारण यहाँ पर हवाओं का विचलन या हवा, तो यहाँ की हवाएं, यहाँ की जो शीत ऋतु की हवाएं हैं उच्चदाब करने लगता है। यहाँ पर क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया उच्चदाब करने लगता है। ये हवाएं कंटिन्यूस रूप से आगे की तरफ बढ़ती हुई, व्यापारिक हवाएं आगे की तरफ बढ़ती हुई जैसे ही प्रवाहित होती है, और प्रवाहित होने के बाद यह आगे लगभग नवंबर और दिसंबर के आसपास यह व्यापारिक हवाएं अपने आप यहाँ पर आते आपके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर सकती है। जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगी तो अपनी दिशा में क्या कर देगी, परिवर्तन कर देती है, और परिवर्तन करने के लिए जो पीछे जो बल तय रहता है वो बल है आपके कोरियोलिसिस बल है, और इस कोरियोलिसिस बल के कारण ये अपनी दिशा में परिवर्तित कर देती है, और जैसे ही परिवर्तित करेगी तो परिवर्तन कहाँ करेगी, हिंद महासागर में करती है। हिंद महासागर में परिवर्तन करने के बाद ये व्यापारिक हवाएं अपने साथ क्या लेके आती है, ह्यूमिडिटी लेके आती है, और ह्यूमिडिटी लेके आने से यहाँ पर जो शुरुआती मानसून की उत्पत्ति यहाँ पर कहाँ पर होती है, मानसून की उत्पत्ति कहाँ पर होती है, ये आपके हिंद महासागर में होती है। और ये हिंद महासागर की पवनें जब ये भारतीय तट से टकराती है तो दो भागों में विभाजित हो जाती है, दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। पहली शाखा कहलाती है आपके अरब सागर की शाखा, और दूसरी जो शाखा कहलाती है ये बंगाल की खाड़ी की शाखा। ध्यान रखिए, मैंने नाम क्या दिया है, ये मानसून की उत्पत्ति कहाँ हो रही है, मानसून की उत्पत्ति हो रही है हिंद महासागर में, और हिंद महासागर में ये कौन इसको आकर्षित कर रहा है, तिब्बत का पठार और आपके महान मरुस्थल। ये दोनों ऐसे भाग हैं जहां पर लो प्रेशर एरिया के कारण ये पवनें इस दिशा के
बल का भी इफेक्ट इसकी तरफ आ जाता है। अब इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? मानसून की उत्पत्ति होती है हिंद महासागर में, और हिंद महासागर में जो मानसून उत्पन्न होता है उसका इसका प्रवाह की दिशा में होता है दक्षिण से, कहां पर होता है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्वी मानसून। और इसी दक्षिण पूर्वी मानसून को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिण, इसका उत्पत्ति क्या नाम क्या है? बेसिकली नाम है दक्षिणी पूर्वी मानसून। और ये प्रवाह इस दिशा में होती है क्योंकि हवा इधर से आ रही है और जा रही है, इस दिशा से जा रही है, जिसे कहते हैं दक्षिण पूर्वी मानसून। और जैसे ही ये भारत के तट से टकराएगी तो यह दो भागों में विभाजित हो जाएगी। कौन कौन से दो भाग हो जाएंगे आपके? कहां टकरा रही है? तो सबसे पहले मान लीजिए भारतीय ये तट है और ये हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर में इस भाग में यहाँ मानसून करेगी क्योंकि यहाँ पर कौन है? यहाँ पर कठिनी पवनें आ रही है और ये अपनी दिशा जैसे ही अपनी उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती है, विषुवत रेखा को पार करते हुए आगे की तरफ आते, जैसे विषुवत रेखा का ये अपनी कोरिलेशन बल के कारण अपनी दिशा में परिवर्तन कर देती है। और दिशा में परिवर्तन करने के बाद ये अपने साथ यहाँ की जितनी बीच में हिंद महासागर की ह्यूमिडिटी को साथ में लेके आती है और साथ मिलाने के बाद और इसी और यहाँ पर आके लगभग 25 मई के आसपास यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह से टकराती है और भारत में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। कहां पर होता है? अंडमान निकोबार। इसके ये जो शाखा है जब बात टकराती है तो पहली जो शाखा कहलाएगी वो तो कहलाएगी बंगाल की खाड़ी की शाखा, और दूसरी यहां से जो इस तरफ की जो कहलाएगी वो कहलाएगी अरब सागर शाखा। अब इस अरब सागरीय शाखा जब मुख्य रूप से शुरुआत में सबसे पहले जो जिस राज्य को टच करेगी उस राज्य का नाम है केरल। केरल का मालाबार तट, यह केरल के सबसे पहले मालाबार तट में टकराएंगे और लगभग टकराने का टाइम तो 2 से लगाकर 5-7 जून के आसपास यहाँ पर टकराते हैं। ये आगे पीछे हो सकता है ऐसा कुछ, बट ये इस बंगाल की खाड़ी की 3 शाखाएं होती हैं। 3 शाखाओं, पहली शाखा तो टकराती है आपके मालाबार हट, दूसरी शाखा मध्य महाराष्ट्र और आपके गुजरात होती हुई मध्य भारत में चली जाती है। तीसरी जो शाखा होती है वो आपके चलिए राजस्थान में सबसे पहले यहाँ पर टकराती है। कहां पर? आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर, और बांसवाड़ा डूंगरपुर में टकराती हुई और इसी कहां पर सबसे पहले ये आपका बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, फिर आपके उदयपुर और सिरोही, इन जिलों में बारिश करती है। और बारिश करने के बाद राजस्थान की कुल बारिश का, वर्षा का यह 10% भाग इस शाखा से होता है। और क्योंकि अरावली का सबसे ऊंचा भाग होता है और साथ में यहाँ पर होती है तो टकराने के बाद जितनी बारिश होती है वो इस बात को, तो राजस्थान में 4 जिलों में 4 जगहों को समझाएंगे आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, इन 4 जिलों में किस शाखा से बारिश होती है? अरब सागर की शाखा से होती है। यही व्यापारिक पवनों, यही जो मानसूनी पवनें आगे जाकर, क्योंकि आगे हिमालय की पैरेलल हो जाती है और ये जाके आपकी शिवालिक श्रेणी जाकर वहां पर जाके शिवालिक श्रेणी से टकराती है और हिमाचल, उत्तराखंड और उन क्षेत्रों में जाके वर्षा करती है। इस बंगाल की इसी अरब सागरीय शाखा के बाद जो दूसरी आपकी शाखा है वो है अरब सागरीय शाखा के बाद दूसरी जो शाखा है वो कहलाती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। और ये बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो इसकी ये भी मुख्यतः 2 भागों में विभाजित होती है और इसकी अलग अलग भागों से टकराती। कहां से टकराएगी कि जैसे ये भारत है
बंगाल अरब सागर की शाखा तो यहाँ पर थी, ये आपकी अरब सागर की शाखा थी। इसके तीन से पहला हिस्सा महाभारत, दूसरा मध्य भारत और तीसरा आपके राजस्थान, गुजरात होते हुए राजस्थान में। ठीक इसी प्रकार आपके दक्षिण पूर्व दूसरी जो शाखा है वो बंगाल की खाड़ी शाखा, और बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है सबसे पहले टकराती है अंडमान में, और अंडमान के बाद यह मुख्यतः इसकी पहली शाखा ये यहां से होती हुई शिलोंग पहाड़ियां, मेघालय पठार पर जाती हुई और इधर से अरब हिमालय से टकराती है और यहाँ पर जाके बारिश करती है। दूसरी शाखा जो होती है वो आपके दोनों ये विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा के मध्य होती हुई यह राजस्थान में प्रवेश करती है। और कहाँ प्रवेश करती है? राजस्थान में ये जो प्रवेश करेगी आपके सबसे पहले टकराएगी डूंगर झालावाड़, कहाँ पर टकराएगी? झालावाड़ जिले में टकराएगी, और झालावाड़ जिले से इस अरावली के अधिकांश भागों में जितनी भी बारिश होगी, जितनी भी ह्यूमिडिटी होगी, उस ह्यूमिडिटी का लगभग 70 से 80% भाग इस हिमालय आपके अरावली के पूर्व में समाप्त हो जाता है, और शेष जो पीछे वाला भाग आपके जिसे दक्षिण पश्चिमी यानी हिमालय के पश्चिमी भाग, और ये पूरा का पूरा भाग वृष्टि छाया प्रदेश में बस जाता है। इसके कारण यहाँ पर इस भाग पर डेजर्ट आप कह सकते हैं या मरुस्थल की दशाएं उत्पन्न हो जाती है। इस बंगाल की खाड़ी की शाखा को स्थानीय रूप से कहते हैं पुरवैया। यदि कभी कोई पूछा जाए पुरवैया क्या है? पुरवैया बेसिकली जो बंगाल की खाड़ी की शाखा से आने वाली ठंडी ठंडी या पवने या पूरे तो ये विभिन्न पवने कह सकते हैं या विभिन्न पवने हैं उनको हम लोग पुरवैया कह सकते हैं। और पूरे पुरवैया या इस पुरवैया की शाखा से राजस्थान की 90% वर्षा होती है, और राजस्थान के सभी जिलों में इसकी वर्षा होती है। वर्षा होती है वो आपके इसी बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। और संपूर्ण राजस्थान, यदि आप मानसून का आप केंद्रीकरण देखें या मानसून की स्थिति देखें तो सर्वाधिक मानसून की केंद्रीकरण या मानसून का स्थायीकरण पाया जाता है, वो मानसून का स्थायीकरण बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है। और यदि वर्षा का स्तर देखा जाए तो सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में, क्यों? झालावाड़ सबसे पहले भी है, और परंतु दिनों की स्थिति देखी जाए तो बांसवाड़ा ऐसा जिला था जो अरब सागर की शाखा से भी ह्यूमिडिटी प्राप्त करता था, और बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी ह्यूमिडिटी प्राप्त करता है। इस कारण मानसून की स्थिरता जो सर्वाधिक पाई जाती है वो बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। ये जो है मानसून की शाखा यहाँ पर भी बारिश के बाद इस पूरे क्षेत्र में इस क्षेत्र में बारिश होती है। ये जो आपका है मानसून, यही मानसून आपके राजस्थान में संपूर्ण क्रियाओं को संचालित करता है, और शेष की स्थिति है वो भी इस प्रकार से